जी सर, हमारे लिए श्रद्धेय हैं, वरेण्य हैं। आपका आशीर्वचन हम सबको प्राप्त रहे। हमसे बहुत ही वरिष्ठ हैं और मैं साधुवाद तो नहीं दे सकता हूं, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर सकता हूं। हमारे डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी ने पुराण में लोक चिंतन और लोक चिंतन में इतिहास और पुराण का जो पार्थक्य है, उस पार्थक्य को बहुत ही अच्छी दृष्टि से, बहुत ही अच्छे स्वरूप में बताए कि पुराण का स्वरूप क्या हो सकता है और इतिहास का स्वरूप क्या हो सकता है। जो हमारे सभी जो यंग माइंड्स हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो पुराण के स्वरूप को समझें और इतिहास के स्वरूप को समझें और इतिहास और पुराण के में क्या भेद हो सकता है। इस दृष्टि से मणिशंकर द्विवेदी जी का जो शोध प्रपत्र था वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और हमारे डॉक्टर धनंजय मन त्रिपाठी सर ने भी बताया कि काल में कैसे लोक चिंतन हो सकता है, कालखंड जो है कैसे लोक से जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर धनंजय मन त्रिपाठी सर के लिए भी जो है मैं साधुवाद अर्पित करता हूं। गोपाल कृष्ण मिश्र से ध्यान योगे लोक चिंतनम, ध्यान योगे कथम लोक चिंतनम भवितुं शक्यते, लोक चिंतनस्य का अवधारणा वर्तते, कानि कानि तत्त्वानि भवितुं शक्नुवन्ति एतेषां तत्त्वानां उपरि गोपाल कृष्ण महाभागस्य वैदुष्य पूर्णम शोधपत्रम् आसीत् अस्य कृते तस्तेभ्यः अपि हार्दाः साधुवादाः। पूजा जायसवाल मैडम का चतुर्दश विद्याशास्त्र के में वैज्ञानिक तत्व पर बहुत ही वैदुष्यपूर्ण जो है शोध प्रपत्र था। डॉक्टर आरती सरोज जी का राजधर्म की अवधारणा, राजधर्म का उद्देश्य क्या है, राजधर्म का उद्देश्य क्या है। लोक सौभाग्य मिला। संस्कृत की जो स्थिति है, हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों को संस्कृत की स्थिति को जानना चाहिए कि संख्या दिनानुदिन जो है वो कम होती जा रही है। उसका कारण क्या है? कारण जो है कहीं कहीं उस कारण में हम ही लोग हैं। इस समय जो ट्रेंड है, यदि रिसर्च का देखा जाए, संगोष्ठियों का देखा जाए, जिस ट्रेंड को पूरा विश्व जो है उसका अनुगमन कर सकता है, या संस्कृतेतर जो विद्यार्थी हैं या अन्य विभाग हैं उसका अनुगमन कर सकते हैं, वह एक ट्रेंड है अप्लाइड संस्कृत का ट्रेंड। अर्थात संस्कृत को हम इंटरडिसिप्लिनरी मोड में, संस्कृत को मल्टीडिसिप्लिनरी मोड में, या संस्कृत को ट्रांसडिसिप्लिनरी मोड में, या संस्कृत को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके हम अपने शोध प्रपत्र को प्रस्तुत करें या कुछ नया करें, तो निश्चित रूप से संस्कृत में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, संस्कृत से इतर के लोग भी हमारे ज्ञान से प्रभावित होंगे। अर्थात अप्लाइड संस्कृत को एक आधार बनाया जाना चाहिए। यदि हम कोर संस्कृत पर कुछ शोध प्रपत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, कोर संस्कृत पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, जैसे चतुर्दश विद्या में लोक चिंतन, यह कोर संस्कृत का विषय है, तो हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हमारा रिसर्च पेपर का प्रस्तुतिकरण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि मेथोडोलॉजिकल वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अर्थात हमें मेथोडोलॉजी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सारे के सारे शास्त्र मल्टी डायमेंशनल हैं, मल्टी लेयर्ड है और मल्टी कॉन्टेक्चुअल है। अर्थात अपनी अपनी प्रज्ञा के बल पर, अपने अपने संस्कारों के बल पर आप उसी शास्त्र की उसी पंक्ति को आप सकारात्मक दृष्टि से भी व्याख्या कर सकते हैं। यदि आपका संस्कार कुछ दूसरा है तो आप उसी पंक्ति को नकारात्मक दृष्टि से भी व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात जैसा कि गुरुवर प्रोफेसर रामनाथ झा सर ने कहा था सुबह जो है कि अभिज्ञान शाकुंतलम पर जो है, जो पश्चिम की दृष्टि है वो फ्रायड सेंट्रिक है। अर्थात जो रिलेशनशिप, जो संबंध है कणु का शकुंतला का, वह जो है दूसरी दृष्टि से पश्चिम के लोग देखते हैं। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम तो ग्रंथ वही है, लेकिन चूंकि यह ग्रंथ जो है आर्ष परंपरा का है, ऋषियों का लिखा गया है, आचार्यों का लिखा गया है, इसलिए वह मल्टी लेयर्ड है, मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी कॉन्टेक्चुअल है। तो प्रश्न होता है कि हम जो भी विषय पर जो भी हम संगोष्ठी करें, अपने प्रपत्र को प्रस्तुत करें, तो हम किस रूप में जो है हम अपने प्रपत्र को ले आए जिससे जो है उसका सार्वभौमिक असर पड़े, सार्वजनीन असर पड़े और सार्वकालिक असर पड़े। तो आचार्यों ने कहा कि आपको मेथोडोलॉजिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अर्थात किसी भी विषय पर अगर कोर संस्कृत का रिसर्च है तो हमें मेथोडोलॉजी पर चिंतन करना हो, क्योंकि वह बहुत ही इफेक्टिव होगा। अब प्रश्न होता है कि मेथोडोलॉजिकल वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। आप सभी विद्वज्जन हैं, यंग माइंड्स हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि जब भी कुछ भी हो, आप कुछ शोध कार्य कर रहे हो, शोध प्रपत्र लिख रहे हो या उसका प्रस्तुतिकरण हो, अगर कोर संस्कृत का विषय है तो मेथोडोलॉजी पर ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण से बताना चाहता हूं,
कि चतुर्दश विद्या में लोक चिंतन यह विषय है, तो पहले तो हमें समझना होगा कि लोक क्या है, लोक और ज्ञान का आपस में संबंध कैसा है, फिर चतुर्दश विद्या कैसी है और उस पर चिंतन कैसा है। तो ना मूलम लिखते किंचित, हमें जो है इस परंपरा को भी ध्यान रखना है कि विदाउट रेफरेंस वी शुड नॉट टेल एनीथिंग। हमें जो है बिना संदर्भ के कुछ भी बात नहीं करेंगे। प्रोफेसर वीएन झा जी आदरणीय गुरुवर ने एक पुस्तक लिखा है द कॉन्सेप्ट, एक पुस्तक में अपना आर्टिकल है उनका द कॉन्सेप्ट ऑफ रसा, किताब का नाम है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला से प्रकाशित है। प्रोफेसर आदरणीय गुरुवर सुरेश चंद्र पांडे ने उसको संपादित किया है। उनमें उनका पहला आर्टिकल वो बताते हैं कि लोक क्या है। जनरली लोक जो है, लोक और शास्त्र को एक मान ले रहे हैं या लोक और शास्त्र में कंफ्यूजन है कहीं कहीं। तो इस संगोष्ठी में उस प्रपत्र को आप एक बार जरूर पढ़ें, हो सकता है कि आप डाउनलोड करेंगे तो ऑनलाइन मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि जो लोक है, लोक को उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि वर्ल्ड, और कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है या लोक है या दो प्रकार का है। एक जो है प्राकृतिक है अर्थात नेचुरल वर्ल्ड है, और दूसरा कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है अर्थात क्रिएटेड वर्ल्ड है। जैसे कवि का अपना जो संसार होता है वह क्रिएटेड वर्ल्ड है, लेकिन एक नेचुरल वर्ल्ड है जो गिवन है। हमने विश्वविद्यालय बनाया, हमने प्रांगण बनाया, हमने भवन बनाया, एक क्रिएटेड वर्ल्ड है। और लेकिन जो नेचुरल वर्ल्ड है वो गिवन है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो ऑलरेडी नेचर से उत्पन्न हुआ है। तो दो प्रकार के लोक हुए, कौन कौन से? एक नेचुरल वर्ल्ड, दूसरा जो है क्रिएटेड वर्ल्ड। प्रश्न होता है कि जो क्रिएटेड वर्ल्ड है क्या ये फैंटेसी है? पश्चिम के लोग इसको यूटोपिया मानते हैं, बिना सिर पैर की कल्पना, अर्थात जो काव्यमय संसार है वह यूटोपिया है अर्थात इमेजिनेशन है। लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा में जो काव्य का संसार है वह भी उतना ही नित्य है, उतना ही अस्थायी है जितना कि नेचुरल वर्ल्ड है अर्थात प्राकृतिक संसार है। क्यों? क्योंकि कवि जो है जो भी सर्जना कर रहा है वह इसी नेचुरल वर्ल्ड से ले रहा है। अर्थात जो हमारा जो क्रिएटेड वर्ल्ड है, क्रिएटेड वर्ल्ड का जो मटेरियल है वह हमारा जो है गिवन वर्ल्ड है, प्राकृतिक संसार, प्राकृतिक लोक से हमने कृत्रिम लोक को सर्जित किया है। इसलिए कृत्रिम लोक जो है वो फैंटेसी नहीं है, कल्पना नहीं है। अब कहते हैं अब ये जो प्राकृतिक लोक है और जो कृत्रिम लोक है यह भी दो भागों में बटा हुआ है। एक को कहते हैं वो पार्टली इंटरनल है और दूसरा पार्टली एक्सटर्नल है। अर्थात जो नेचुरल वर्ल्ड है वह पार्टली इंटरनल है, जिसको हम अंतर जगत कहते हैं, और दूसरा है बाह्य जगत। इसी तरह से जो कृत्रिम वर्ल्ड है, कवि का अपना जो संसार है वह भी जो है पार्टली इंटरनल है और पार्टली एक्सटर्नल है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम एज ए टेक्स्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड है, लेकिन उसको हम पढ़ करके जो आनंद लेते हैं वह हमारा जो है वो पार्टली इंटरनल वर्ल्ड है। ये हमारा लोक हुआ। अब प्रश्न होता है कि इस लोक का हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान है, हम जानते हैं कि जो वेद है सारे ज्ञान का उत्स है, वही स्रोत है। अगर कोई पूछा, अगर कोई न्याय की दृष्टि से पूछे कि हमें जो ज्ञान हुआ, प्रश्न होता है कि ज्ञान का विषय क्या है? कहते हैं ज्ञान का विषय हमारा संसार है अर्थात लोक है। तो वेद जो है इसी लोक को अपने अंदर अंतर्भुक्त किया, अर्थात जो लोक है उस लोक जो हमारा जो वर्ल्ड है उसको कग्निजेंट वर्ल्ड में के रूप में, जो कग्निजेंट वर्ल्ड के रूप में जिसको रूपांतरित किया गया, उसके लिए प्रमाण मीमांसा आई, जिसको हम कहते हैं एपिस्टिमोलॉजी। अर्थात ऋषियों ने चिंतन करके प्रमाण मीमांसा के द्वारा जो है इस जो वर्ल्ड है, चाहे वो नेचुरल वर्ल्ड रहा हो और चाहे वह आर्टिफिशियल वर्ल्ड रहा हो, उसको जो है उन्होंने कग्निजेंट वर्ल्ड के रूप में कन्वर्ट किया, अर्थात उसको ज्ञानमय संसार के रूप में उसको रूपांतरित किया। अब प्रश्न होता है ज्ञान तो हमारे पास हो गया, लेकिन ज्ञान का संप्रेषण भी जरूरी है, नहीं तो ज्ञान परंपरा का विकास नहीं होगा। तो ज्ञान संप्रेषण के लिए उसी कग्निजेंट वर्ल्ड को फिर कारक के द्वारा, ग्रामर के द्वारा, एक स्ट्रांग जिसको मजबूत ग्रामर कहते हैं, जिसको पाणिनियन ग्रामर कह सकते हैं, इसके द्वारा भाषिक संसार के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अर्थात लोक जो था, एक लोक हमने बताया कि नेचुरल वर्ल्ड, दूसरा क्रिएटेड वर्ल्ड, उस लोक को जो है इंटरलाइज किया गया या इंटरलाइज किया गया, जो कग्निजेंट वर्ल्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया, और कग्निजेंट वर्ल्ड को लिंग्विस्टिक्स के द्वारा जो है उसको हम लिंग्विस्टिक वर्ल्ड के रूप में अर्थात भाषा में संसार के रूप में हमने उसको एज इट इज रूपांतरित कर दिया। अब उसी भाषा में संसार के रूप में जो रूपांतरित हो गया,
तो उसी भाषा में संसार से जो हमारा जो वांग्मय निकला, इसीलिए वांग्मय शब्द को देखेंगे वाक और मय से बना हुआ, मय प्रत्यय से, जो भाषा में संसार है, और उसी वांग्मय का जो रिप्रेजेंटेशन करता है वह वेद है। ये वेद जो है इसी लोक को ज्ञान के रूप में अर्थात भाषा के रूप में हम सबके समक्ष रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। इसलिए लोक अगर पूछा जाए कि लोक है क्या, तो लोक जो है ऐसा क्षेत्र जो शास्त्र से आलोकित हो, जो वेद से आलोकित हो, या हम उसको एक रूप में कहें कि वेद के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक ऋत है जिसको हम कॉस्मिक लॉ कहते हैं और दूसरा सत्य है, अर्थात जो कॉस्मिक लॉ और कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए वेद को कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर पूरे ब्रह्मांडीय संविधान के रूप में अगर देखा जाए तो वह क्या है, वेद है। अब उसमें जो लॉ है वो ऋत है, जिसको कॉस्मिक लॉ कहते हैं। तो ये जो वेद है इसी लोक को जो है रिप्रेजेंट करता है, और उसी वेद से जो है हमारी वांग्मय की परंपरा, बौद्धिक परंपरा या ज्ञान की परंपरा जो है वह अभिव्यक्त होती है। अब जो हमारी जो वांग्मय की परंपरा है, राजशेखर के काव्य मीमांसा की चर्चा जो है हमारे धनंजय मठ त्रिपाठी सर ने बहुत ही अच्छे से किया कि उसमें जो है वांग्मय की परंपरा को बताया गया कि वांग्मय की परंपरा जो है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक शास्त्र की परंपरा है, दूसरी काव्य की परंपरा है। ध्यान रखिएगा, काव्य की परंपरा कोई अलग परंपरा नहीं है, वह इसी विश्व को, इसी संसार को, इसी लोक को एक अलग प्रकार की मेथोडोलॉजी से रिप्रेजेंट करता है, अर्थात उसमें ज्ञान भी है प्लस आनंद भी। लेकिन वास्तव में उसका जो आधार है वह काव्य की परंपरा का आधार शास्त्र ही है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक अपौरुषेय शास्त्र है और दूसरा पौरुषेय शास्त्र है। तो चार शास्त्र हैं हमारे, पुराण, मीमांसा, अनविच्छिकी और धर्मशास्त्र, उसको हम पौरुषेय शास्त्र के रूप में हम जानते हैं। तो इस प्रकार से जो शास्त्र से जो प्रकाशित क्षेत्र है या विद से जो संचालित क्षेत्र है उसे हम लोक कहते हैं। लोक का मतलब है जो प्रकाशन, किससे प्रकाशित हो। लोक आलोक से बना है, या आलोक जो बना हुआ है लोक से बना हुआ है, वह प्रकाशन किसका है, शास्त्र का प्रकाशन या उसी वेद से प्रकाशन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृतिकार ने 12वें अध्याय में 97 श्लोक में उन्होंने स्वयं कहा है। उन्होंने कहा कि चातुर्वर्ण्यम त्रयोलोका, वे चातुर्वर्ण्यम त्रयोलोका चत्वारश्च आश्रमाः पृथक्, भूतम भव्यम भविष्यम च सर्पम एतत् प्रसिद्ध्यति, सर्पम एतत् वेदांत प्रसिद्ध्यति। मैं एक बार फिर से उस श्लोक को मैं कोट करूंगा कि चातुर्वर्ण्यम त्रयोलोकाः चत्वारश्च आश्रमाः पृथक्, भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदांत प्रसिद्ध्यति। जो त्रयोलोका है अर्थात भू, भुवः और स्वः, ये तीनों लोक जो है किससे प्रकाशित है, किससे प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है, वेद से। और वेद से सारा हमारा संस्कृत वांग्मय है, उसका जो है उत्स है। इसलिए लोक वही है जो वेद से प्रकाशित हो, जो शास्त्र से प्रकाशित हो, वही क्षेत्र लोक कहलाएगा। ये मनुस्मृतिकार का भी यही मत है। ध्यान रखिए, चतुर्दश विद्या भी है। काव्य मीमांसाकार ने चतुर्दश विद्या के को और अधिक परिष्कृत करते हुए इसको चतुर्दश विद्या स्थान कहा है, और 5 प्रकार की विद्याओं की चर्चा की है। हम जैसे यंग्स माइंड कभी कभी चतुर्दश विद्या स्थान और 5 प्रकार की विद्याओं में भेद नहीं कर पाते, उनके भेद को भी हमें जानना नितांत आवश्यक है। चतुर्दश विद्या स्थान को अगर आपको जानना है तो आज के फैकल्टीज हैं, संकाय, अर्थात 14 जो है ये संकाय हैं, जिसको पीठ कह सकते हैं। और जो 5 प्रकार की विद्या है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार के डिसिप्लिन्स हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं आर्ट डिसिप्लिन है, साइंस डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, इसी तरह से हमारे 5 प्रकार के जो है आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, और उसी में आप साहित्य को ले लिए तो 5 प्रकार के हमारे डिसिप्लिन्स हैं, अर्थात 5 प्रकार के हमारे स्ट्रीम्स हैं। और 5 प्रकार की स्ट्रीम्स में ये 14 जो हैं ये फैकल्टीज हैं, संकाय हैं, या 18 संकाय हैं। अब प्रश्न, उन्हीं 18 संकायों में नई का अनेक डिपार्टमेंट्स हैं। यदि हम आन्वीक्षिकी का ही ले लें
तो उसमें जो है आस्तिक का भी डिपार्टमेंट है, तो नास्तिक का भी है, या आगम परंपरा का भी है, निगम परंपरा का भी है, या बौद्ध का है, जैन का है, चारवाक का है। इस तरह से आप नई का अनेक डिपार्टमेंट्स को आप सर्विस कर सकते हैं। तो इस तरह से जब चतुर्दश विद्या को समझ रहे हैं, चतुर्दश विद्या को, चतुर्दश विद्या स्थान और 5 प्रकार की विद्याओं को भी हमें इस रूप में जानने की आवश्यकता है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न होता है कि जो शास्त्रों में लोक का चिंतन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य, जैसे कि हमारे श्रद्धेय वेदांती जी ने कहा कि उद्देश्य जो है सिर्फ जो है सर्वविद कल्याण, अर्थात व्यक्ति का अभ्युदय और निश्रेय, हमारा भौतिक विकास हो और हमारा आध्यात्मिक विकास हो, लेकिन केवल व्यष्टि रूप में नहीं। जैसा कि एक आचार्य हमारे विद्वान उन्होंने कहा कि कलेक्टिव हो, अर्थात व्यष्टि से समष्टि की तरफ हो, अर्थात हमारा जो मेटलिस्टिक डेवलपमेंट हो वह इंडिविजुअल भी हो और साथ साथ जो है वह कलेक्टिव भी हो, अर्थात समष्टिगत भी हो, हमसे जुड़े हुए लोगों का भी भौतिक विकास हो। इसी तरह से आध्यात्मिक विकास अगर होता है, तो अगर हमारा स्पिरिचुअल एलिवेशन होता है, तो साथ में साथ ही साथ जो है हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका भी स्पिरिचुअल एलिवेशन होना चाहिए। इसी को ऋषि ऋण की अवधारणा कहते हैं, मुक्तः अन्यान विमोचयेत कहते हैं कि वंस यू हैव बीन लिबरेटेड, सो इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, यू हैव टू लिबरेट अदर्स। तो इस तरह से जो है इस सारे शास्त्रों का भी जो लोक चिंतन है, और लोक चिंतन में जो शास्त्रों का जो उद्देश्य है, लोगों का कलेक्टिव और हम कह सकते हैं इंडिविजुअल मेटलिस्टिक डेवलपमेंट है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। इस तरह से हमें मेथोडोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हमें अपने विषय के साथ न्याय करने का प्रयास करना चाहिए। और आप सभी ने हमें धैर्यपूर्वक से सुना। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारी गुरु परंपरा का है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आपके सबके समक्ष इतने आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आपके